वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग ऑडिट को डिटेल में समझने वाले हैं और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। ऑडिट जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू हियर यानी सुनना। पुराने टाइम में जब बिजनेस ओनर्स खुद अकाउंट्स नहीं पढ़ पाते थे तो उन्हें अकाउंट्स सुनाकर बताया जाता था। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम ऑडिट पड़ा। आज के टाइम में ऑडिट का मतलब होता है कि किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड SA 200 में डिफाइन किया गया है। यानी ऑडिटर बिना किसी इन्फ्लुएंस के न्यूट्रल तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, नॉन प्रॉफिट हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, सब पर ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। ऑडिट का मेन पर्पस ये होता है कि ऑडिटर फाइनली एक ओपिनियन दे सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था SA 200। तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि SA 200 जो है वो ऑडिट का फाउंडेशन रूल बुक है। अब हम सबसे पहले ऑडिट के कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइसेस, बिल्स, वाउचर्स इनके साथ मैच करता है ताकि पता चले कि बैलेंसेस बिल्कुल ठीक क्लासिफाई किए गए हैं और कोई फिगर गलत या मिसलीडिंग तो नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एरर्स एंड फ्रॉड्स की डिटेक्शन और प्रिवेंशन। एरर्स में काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन जिसमें कोई एंट्री रह जाती है, एरर ऑफ कमीशन जिसमें एंट्री गलत अकाउंट में पोस्ट हो जाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम मिक्सअप हो जाते हैं, और कंपेंसेटिंग एरर जिसमें दो गलतियां एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। फ्रॉड्स में मेनली कैश का मिस अप्रोप्रिएशन, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन, इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस परचेसेस जैसे इंटेंशनल चीटिंग शामिल होती है। ऑडिटर का काम इन सबको पकड़ना और प्रिवेंट करना होता है। ऑडिट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। एंड में ऑडिटर एक ऑफिशियल ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है जिसमें वो ये बताता है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है या नहीं। ये ओपिनियन 4 टाइप्स की हो सकती है। पहला है अनक्वालिफाइड यानी क्लीन, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है क्वालिफाइड, इसका मतलब है कि मोस्टली चीज़ें ठीक है बट कुछ रिजर्वेशंस हैं। तीसरा है एडवर्स, इसका मतलब है अकाउंट्स ट्रू और फेयर चीज़ें नहीं दिखा रहा है। लास्ट है डिस्क्लेमर, यानी ऑडिटर ओपिनियन बना ही नहीं सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट है। अब देखिए, ऑडिट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो ऑडिट की प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स के रूप में सामने आते हैं। सबसे पहला सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसमें ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल चेक्स, प्रोसीजर्स और कंट्रोल को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। जब ऑडिटर सिस्टम में वीकनेस या लूपहोल्स नोटिस करता है तो वो मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है। इससे फ्यूचर में एरर्स और फ्रॉड्स होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जिसमें ऑडिट फाइंडिंग्स मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन में हेल्प करती है। ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस और उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रेडिबिलिटी देती है। ये क्रेडिबिलिटी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट जैसे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है क्योंकि उन्हें ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अब हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज किया जाता है ताकि फाइनल अकाउंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन सके। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट स्टेज होता है और थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहता है। अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट्स यानी इंटरनल स्टाफ करते हैं और ये वाउचर्स, बिल्स, इनवॉइसेस जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बेस्ड होता है। दूसरी तरफ ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं और उनमें कोई मटेरियल एरर या फ्रॉड नहीं है। ऑडिटिंग हमेशा अकाउंटिंग के बाद होता है और इसमें अकाउंटेंट के बनाए अकाउंट्स को वेरीफाई, चेक और इवेल्युएट किया जाता है। ऑडिटिंग एक पीरियोडिकली एक्टिविटी होता है, मोस्टली साल में एक बार। ये काम ऑडिटर करता है जो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट भी। ऑडिट का एंड रिजल्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है। ऑडिटिंग में अकाउंटिंग से अलग स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे ऑडिटिंग टेक्निक्स,
स्टैंडर्ड्स, ऐसे, लीगल नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। वर्क जर्नली फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है जब अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग को। ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल तरह की ऑडिटिंग होती है जिसका पर्पस, नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। सबसे पहला टाइप होता है सेकेंडरी ऑडिट, जो लॉ के हिसाब से कंपलसरी होता है, जैसे कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। इस ऑडिट को इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जिसका मेन काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके बताना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है या नहीं। ये ऑडिट ऐसा है जो हर कंपनी साल में एक ना एक बार करती ही है। नेक्स्ट होता है इंटरनल ऑडिट, जो कंपनी के अंदर ही होता है, या तो इंटरनल स्टाफ करता है या आउटसोर्स किया जाता है। इस ऑडिट का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स, डेली ऑपरेशंस, ब्रांचेस की एक्टिविटीज़ और प्रोसेस एफिशिएंसी को चेक करना। ये मेनली फ्रॉड्स एंड ऑपरेशनल एरर्स को टाइम टू टाइम पकड़ने में हेल्प करता है। कॉस्ट ऑडिट स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज में होता है, जहां कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है। इसका पर्पस होता है देखना कि प्रोडक्शन कॉस्ट सही रिकॉर्ड हुई है या नहीं, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा और प्राइजेस फेयर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट। ये सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स के अंडर आता है। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट इंश्योर करता है कि बिजनेस ने इनकम और डिडक्शन सही रिपोर्ट की है या नहीं। ये मेनली उन फर्म्स या कंपनीज का ऑडिट होता है जिनका टर्नओवर गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा होता है। आगे आते हैं गवर्नमेंट ऑडिट में, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंडक्ट करता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज में होता है और इसका फोकस होता है पब्लिक मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, जैसे रेलवे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह का ऑडिट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज और इफेक्टिवनेस को चेक करता है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स देखते हैं कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं। इसमें 3 E's चेक की जाती है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। फिर होता है सेक्रेटेरिएट ऑडिट, जिसे कंपनी सेक्रेटरी करता है। ये चेक करता है कि कंपनीज एक्ट, सेबी रूल्स और कंप्लायंस लॉज को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये मेनली लिस्टेड कंपनीज में मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट। इसका फोकस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है। एनजीओज या इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, जैसे मनरेगा का सोशल ऑडिट विलेजेस में होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ऑडिट। इसमें इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल लॉज कंप्लायंस को चेक करते हैं। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए। लास्टली है फॉरेंसिक ऑडिट। सबसे सेंसिटिव ऑडिट होता है, जिसे फॉरेंसिक ऑडिटर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स करते हैं जब फ्रॉड या फाइनेंशियल क्राइम का डाउट हो। ये डीप इन्वेस्टिगेशन होती है जिसे एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑडिटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। देखिए, ऑडिटर का काम सिर्फ अकाउंट्स चेक करना नहीं होता, बल्कि पूरी प्रोसेस को ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल डिसिप्लिन के साथ परफॉर्म करना होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब ऑडिटर हमेशा सच बोलने वाला, न्यूट्रल और क्लाइंट के प्रेशर से फ्री होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट फोर्स करे या पर्सनल इंटरेस्ट हो तो ऑडिटर अपनी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। दूसरा प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑडिटर को ये जिम्मेदारी देता है कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर किसी को भी डेटा शेयर नहीं करेगा एक्सेप्ट जब लॉ डिमांड करे, जैसे इनकम टैक्स इवेजन का केस। तीसरा प्रिंसिपल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ऑडिटर से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपडेटेड नॉलेज रखे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉज सब में। साथ ही उसको काम फुल केयर के साथ करना होता है। केयरलेस वर्क बिल्कुल अलाउड नहीं है। फोर्थ प्रिंसिपल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर का माइंडसेट डिसाइड करता है। ऑडिटर को क्वेश्चन पूछने वाला, डाउटफुल और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर चीज़ को फेस वैल्यू पर मान लेगा तो फ्रॉड्स और एरर्स इजीली मिस हो सकते हैं। स्केप्टिसिज्म ही ऑडिट को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
पांचवा प्रिंसिपल एविडेंस बेस्ड अप्रोच कहता है कि ऑडिटर की ओपिनियन तभी वैलिड है जब वो प्रॉपर, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस पे बेस्ड हो, जैसे इनवॉइसेस, वाउचर्स, कंफर्मेशंस, इंटरनल रिकॉर्ड एक्सेट्रा। विदाउट एविडेंस ऑडिट रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और लास्ट प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर से डिमांड करता है कि सारे वर्किंग पेपर्स, नोट्स, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन नीटली मेंटेन किया जाए। ऑडिट फाइल ही प्रूफ होता है कि ऑडिटिंग जेन्युइनली की गई है या नहीं। अगर फ्यूचर में कोई डाउट आए तो डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑडिटर का मीनिंग समझते हैं, ऑडिटर के टाइप्स, उसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब देखते हैं। अब देखिए, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, बिल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिवली चेक करता है। मतलब वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है ताकि पता चले कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही, एक्यूरेट और रिलायबल है। ऑडिटर का मेन पर्पस होता है ये ओपिनियन देना कि कंपनी के अकाउंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं या नहीं, यानी क्या जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी दिखा रही है वो रियलिटी से मैच करती है या नहीं। ऑडिटर इंडिपेंडेंस के साथ काम करता है, बिना मैनेजमेंट के प्रेशर के, ताकि उसका जजमेंट बिल्कुल अनबायस्ड हो। अब हम ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी ऑडिटर तभी अपॉइंट हो सकता है जब वो चार्टेड अकाउंटेंट हो और उसके पास ICAI की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। मतलब सिर्फ CA डिग्री काफ़ी नहीं होती, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी मैंडेटरी है। अगर किसी CA फर्म को ऑडिटर बनाया जाता है तो उस फर्म के मेजोरिटी पार्टनर्स भी प्रैक्टिस में CA होने चाहिए। और अगर ऑडिटर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में है तो उस LLP के सिर्फ वही पार्टनर्स ऑडिट कर सकते हैं जो CA इन प्रैक्टिस हों। सिंपल वर्ड्स में कंपनी का ऑडिट सिर्फ एक प्रोफेशनल CA या CA फर्म ही कर सकती है जिनके पास लीगली वैलिड अथॉरिटी हो। एक्ट साथ ही क्लियरली बताता है कि कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, ताकि इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे। सबसे पहले कोई बॉडी कॉरपोरेट LLP को छोड़कर ऑडिटर नहीं बन सकती, क्योंकि लॉ के हिसाब से ऑडिटिंग का काम इंडिविजुअल CA या CA फर्म को ही दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस नहीं होगी बल्कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर कोई पर्सन कंपनी के किसी ऑफिसर का पार्टनर या एम्प्लॉय हो, वो भी डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से इम्पार्शलिटी खत्म हो सकती है। अगर कोई पर्सन कंपनी का डेटर हो जिसका लोन 5 लाख से ज़्यादा है या जिसने कंपनी को 1 लाख से ज़्यादा गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी हो, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से डिपेंडेंस थ्रेटन होती है। इसी तरह जो लोग कंपनी के शेयर्स 1000 फेस वैल्यू से ज़्यादा होल्ड करते हैं वो अनबायस्ड नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनको भी अलाउ नहीं किया जाता। कोई पर्सन या फर्म अगर कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखती है तो वो ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि बिजनेस डीलिंग्स ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करती है। अगर ऑडिटर का रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर या की मैनेजेरियल पर्सोनल है तो फैमिली रिलेशन से न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और सबसे लास्ट, अगर कोई CA 20 से ज़्यादा कंपनीज का ऑडिटर ऑलरेडी है तो वो और कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि ऑडिटर पर काम का ओवरलोड ना हो और क्वालिटी मेंटेन रहे। अब हम ऑडिटर के कुछ राइट्स को देखते हैं। ऑडिटर को अपना काम इंडिपेंडेंट और बिना प्रेशर के करने के लिए लॉ ने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 में कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं। इन राइट्स का पर्पस ये इंश्योर करना है कि ऑडिटर को कंपनी की बुक्स, रिकॉर्ड्स और लोगों तक पूरी एक्सेस मिले, ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपना ओपिनियन दे सके। ऑडिटर को राइट ऑफ एक्सेस टू बुक दिया गया है। इसका मतलब है कि वो कभी भी कंपनी के बुक्स, वाउचर्स और रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। दूसरा राइट है राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है ये राइट देता है ऑडिटर को कि वो किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर से किसी भी अकाउंट रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को डिमांड कर सकता है। अगर कंपनी के ब्रांचेस हैं तो राइट टू विजिट ब्रांचेस के थ्रू वो ब्रांच अकाउंट को भी ऑडिट कर सकता है। ऑडिटर को उसकी सर्विस के बदले जो फीस फिक्स होती है वो मिलती ही मिलती है। इसको राइट टू रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ऑडिटर को ये भी राइट होता है कि वो मीटिंग भी अटेंड कर सकता है और वहाँ बोल भी सकता है। ऑडिटर्स को अपनी फाइंडिंग्स मेंबर के सामने रखने का भी राइट होता है। इसको हम राइट टू रिपोर्ट बोलते हैं।
और सिर्फ अपॉइंटेड ऑडिटर ही ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है। इसको कहते हैं राइट टू साइन रिपोर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑडिटर को लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है, मतलब अगर वो गुड फेथ में काम करता है तो उसके अगेंस्ट कोई अननेसेसरी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो ऑडिटर पर कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो वो ऑडिट प्रोसेस में फॉलो करता है। सबसे पहला ड्यूटी है ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करना। इसमें ऑडिटर को इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लेटेड, मैनिपुलेटेड या मिसलीडिंग ना हो। दूसरी ड्यूटी कंप्लायंस विथ लॉ है, जिसमें ऑडिटर वेरीफाई करता है कि कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेबी रूल्स, टैक्स लॉज एक्सेट्रा का प्रॉपर फॉलो अप कर रही है। तीसरी ड्यूटी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना होता है, मतलब ऑडिटर को सफिशिएंट और रिलायबल एविडेंस जैसे वाउचर, बिल, कंफर्मेशन गैदर करना पड़ता है ताकि वो एक जस्टिफाइड ओपिनियन दे सके। और लास्ट में ऑडिटर की रिपोर्टिंग ड्यूटी होती है, जिसमें वो अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और कंपनी के मेंबर्स को प्रेजेंट करता है। अब देखिए, प्राइमरी ड्यूटीज़ के अलावा ऑडिटर के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग, लीगल कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में बहुत क्रूशियल होती है। ऑडिटर सिर्फ फाइनल अकाउंट्स को चेक नहीं करता बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी इवेल्युएट करता है। सबसे पहला काम ऑडिटर का होता है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, जैसे अप्रूवल्स, ऑथोराइजेशंस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, रिकॉर्ड कीपिंग, उन सबको चेक करे कि कहीं कोई लूप होल, वीकनेस या रिस्क तो नहीं है। अगर ऑडिटर को कोई फ्लॉ मिलता है तो वो मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है। ये सजेशन फ्रॉड और एरर्स के चांसेस फ्यूचर में रिड्यूस करते हैं। एक और मेजर ड्यूटी होती है फ्रॉड रिपोर्टिंग। कंपनीज एक्ट 143 सब सेक्शन 12 के हिसाब से अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान कोई फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिटेक्ट होता है तो उसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़े फ्रॉड्स ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली डैमेज कर देते हैं और पब्लिक ट्रस्ट को भी ब्रेक कर देते हैं। ऑडिटर का रोल यहाँ एक गार्जियन जैसा होता है। ऑडिटर को ये भी इंश्योर करना होता है कि कंपनी ने अपने कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, प्रोविजंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सही तरीके से डिस्क्लोज किए हैं या नहीं। ये सारे डिस्क्लोजर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इनका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होता तो इन्वेस्टर, शेयर होल्डर और लेंडर्स मिसलीड हो सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर भी कमेंट करना होता है, यानी कंपनी ने अपनी बुक्स लॉ के हिसाब से मेंटेन की है या नहीं। प्रॉपर रिकॉर्ड्स का मेंटेन होना ऑडिट एविडेंस का बेस होता है। अगर रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही ऑडिटर को अपने सारे काम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ऑडिट वर्किंग पेपर्स, नोट्स, चेकलिस्ट, कन्फर्मेशंस, वाउचर्स का ट्रायल, इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होता है कि ऑडिटर ने अपना काम ड्यू डिलिजेंस के साथ किया है। अगर फ्यूचर में कोई लीगल केस, कंप्लेन या इंक्वायरी होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लाइबिलिटी को देखते हैं। तो ऑडिटर की लाइबिलिटी 3 टाइप्स की बताई गई है। पहला है सिविल लाइबिलिटी, जिसमें अगर ऑडिटर ध्यान नहीं देता है, जैसे केयरलेस होकर फ्रॉड या एरर डिटेक्ट नहीं कर पाता है और इस वजह से कंपनी या शेयर होल्डर को नुकसान होता है तो वो डैमेजेस के लिए लाइबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऑडिटर कोई फेक वाउचर्स को इग्नोर कर देता है और शेयर होल्डर्स को लॉस हो जाता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ सकता है। दूसरा है क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये तब लगती है जब ऑडिटर जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दे, फ्रॉड करे या मिस इंटरप्रिटेशन करे। ऐसे केसेस में फाइन या इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक अगर ऑडिटर नोइंगली फॉल्स रिपोर्ट देता है तो उसे 25 लाख तक फाइन और 1 साल तक की जेल हो सकती है। तीसरा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो ICAI एक्ट 1949 के अंदर आता है। अगर ऑडिटर का बिहेवियर अनएथिकल हो या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वो अगर वॉयलेट करे तो ICAI उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, जैसे वार्निंग देना, मेंबरशिप सस्पेंड करना या उसके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को कैंसिल कर देना। अब हम वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, ऑडिटिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है किसी एसेट की एक्चुअल एग्जिस्टेंस को चेक करना
ऑडिटर देखता है कि जो चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई है क्या वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसमें ऑडिटर फिजिकल चेक करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, ऑनरशिप देखता है, कंडीशन चेक करता है और इंश्योर करता है कि असेट सच में कंपनी का है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर फैक्ट्री में जाकर मशीनरी को फिजिकली देख सकता है, लैंड के टाइटल डीड्स इंस्पेक्ट कर सकता है, स्टॉक का फिजिकल काउंट कर सकता है। अब हम अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन का मतलब होता है असेट की सही फाइनेंशियल वैल्यू डिटरमाइन करना, या फिर बुक्स में जो वैल्यू शो हो रही है वो करेक्ट है या नहीं ये चेक करना। इसमें ऑडिटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फॉर फिक्स्ड असेट। वैल्यूएशन इंश्योर करता है कि असेट ना ज़्यादा वैल्यू में दिखाया गया हो यानी इन्फ्लेटेड, और ना ही कम यानी अंडर वैल्यूड। अब हम देखते हैं जब ऑडिटर मेजर असेट की वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करता है तो हर असेट के लिए स्पेसिफिक चेक्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सबके लिए अलग अलग हैं। ये चार्ट को आप अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर। ऑडिटिंग में वाउचर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वाउचर ही वो डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक्चुअल प्रूफ प्रोवाइड करता है। वाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो दिखाता है कि जो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई है वो रियल ट्रांजैक्शन के बेसिस पर है। अगर वाउचर्स प्रॉपर ना हो या मिसिंग हो तो ऑडिटर अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी पर रिलाई ही नहीं कर सकता। इसलिए कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट, सैलरी शीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक जैसे डॉक्यूमेंट्स ऑडिटिंग में वाउचर का एग्जाम्पल्स होते हैं। एक गुड वाउचर यानी एक हाई क्वालिटी वाउचर कुछ एसेंशियल फीचर्स फॉलो करता है। सबसे पहले वाउचर ऑथेंटिक और रिलायबल होना चाहिए, यानी फेक, मैनिपुलेटेड या डाउटफुल नहीं। वाउचर में डेट, अमाउंट और इन्वॉल्व पार्टीज का क्लियर डिटेल होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि वाउचर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपरली ऑथराइज्ड हो ताकि पता चले कि ट्रांजैक्शन कंपनी ने रूल्स फॉलो करके किया है। हर वाउचर्स पर प्रॉपर सीरियल नंबर होना चाहिए जिससे ऑडिटर रिफ़र कर सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट वाउचर्स में ओवरराइट या अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। क्लीन, ओरिजिनल और टेम्पर फ्री डॉक्यूमेंट ऑडिटर के लिए बहुत क्रूशियल होता है। वाउचर्स के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। प्राइमरी वाउचर्स, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जैसे परचेस इनवॉइस, कैश मेमो, बैंक पासबुक। फिर आता है कोलेट्रल वाउचर्स, ये सेकेंडरी एविडेंस होते हैं जैसे फोटोकॉपीज़ या डुप्लीकेट बिल्स। देन सपोर्टिंग वाउचर्स, वो पेपर्स हैं जो मेन वाउचर का सपोर्ट करते हैं जैसे गुड इनवर्ड नोट्स या डिलीवरी चालान। कैश वाउचर्स कैश के पेमेंट्स, रिसिप्ट से रिलेटेड होते हैं जैसे कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट वाउचर। नॉन कैश वाउचर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं जैसे क्रेडिट नोट, जर्नल वाउचर एक्सेट्रा। ऑडिटर का वाउचर चेकिंग यानी वाउचिंग में रोल बहुत डिटेल्ड और क्रिटिकल होता है। ऑडिटर को सबसे पहले वाउचिंग की ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है, रियल है या फेक। फिर अथोराइजेशन चेक करना होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने वाउचर साइन किया है या नहीं। ऑडिटर वाउचर को बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करता है और इंश्योर करता है कि सारी एंट्रीज वाउचर से टैली हो रही हैं। ऑडिटर को फ्रॉड्स पर भी ध्यान देना पड़ता है जैसे फेक बिल्स, डुप्लीकेट पेमेंट्स, इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस जैसे फ्रॉड्स वाउचिंग में पकड़े जाते हैं। वाउचर्स का नंबर्ड, फाइल्ड और प्रिजर्व्ड होना भी ऑडिटर वेरीफाई करता है, और अगर ऑडिटर को कोई डाउट लगता है तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग सकता है किसी सप्लायर, बैंक या थर्ड पार्टी से। वाउचिंग ऑडिटर का बैकबोन माना जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में ऑडिटर को पता चल जाता है कि बुक्स में एंट्रीज जेन्युइन है या नहीं। वाउचिंग से एरर और फ्रॉड्स इजी डिटेक्ट होते हैं जो ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है। जब वाउचिंग प्रॉपरली की जाती है तो ऑडिटर कॉन्फिडेंटली कंक्लूड कर सकता है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है। अब हम ऑडिटिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया होता है जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के कंट्रोल्स इंक्लूडेड होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम सिक्योर, एक्यूरेट और रूल्स के अकॉर्डिंग चले। इंटरनल कंट्रोल का बेसिक पर्पस होता है कि कंपनी के असेट को सेफगार्ड करना, रिकॉर्ड्स की
एक्यूरेसी इंश्योर करना, ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना और हर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के साथ अलाइन रखना। ये सिस्टम मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि बिजनेस स्मूथली चले और कोई फ्रॉड, मिस्टेक या मिसयूज़ ना हो। इंटरनल कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होना, मतलब अकाउंट सही, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव है लॉज और रेगुलेशन के प्रॉपर कंप्लायंस, जिससे ऑर्गेनाइजेशन कोई लीगल रूल वॉयलेट ना करे। तीसरा है ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, जिसमें रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और वेस्ट मिनिमाइज होता है। तीसरा ऑपरेशन की एफिशिएंसी, जिसमें रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और वेस्ट मिनिमाइज होता है। फोर्थ है सेफगार्ड्स ऑफ असेट, जिससे मिसयूज, मिसअप्रोप्रिएशन या थेफ्ट को अवॉइड किया जाता है। और लास्ट इंटरनल कंट्रोल का क्रूशियल गोल है फ्रॉड्स और एरर्स का प्रिवेंशन और डिटेक्शन, जिससे बिजनेस सेफ और ट्रांसपेरेंट रहे। इंटरनल कंट्रोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर टाइप कंपनी के फंक्शनिंग के एक स्पेसिफिक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैनेजमेंट के डिसीजन और पॉलिसीज से रिलेटेड होता है, जैसे अथॉरिटी लेवल, सैंक्शन प्रोसीजर्स, किस लेवल पर कौन अप्रूवल देगा, किस सिचुएशन में क्या रूल फॉलो होगा। ये कंट्रोल इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन तरीके से हो। अकाउंटिंग कंट्रोल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की करेक्टनेस और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। इसमें ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे मेजर्स आते हैं, जो कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को एरर फ्री और फ्रॉड रेजिस्टेंस बनाते हैं। इंटरनल चेक एक कंटिन्यूस चेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें स्टाफ एक दूसरे के काम को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जिससे फ्रॉड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक क्लर्क कैश रिकॉर्ड करे और दूसरा रिसिप्ट चेक करे। रोल्स अलग अलग रखने से फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट रिव्यू होता है जो इंटरनल ऑडिट टीम करती है, जिसमें सरप्राइज स्टॉक वेरिफिकेशन, एक्सपेंस ऑडिट और प्रोसीजर का कंप्लायंस चेक किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को अनबायस्ड फीडबैक देता है और वीकनेसेस डिटेक्ट करके इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो उसे इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी एक पर्सन पूरी ट्रांजैक्शन को एंड टू एंड हैंडल ना करे, क्योंकि इससे फ्रॉड और मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़, जिससे इसमें एम्प्लॉयज़ को अलग अलग टास्क दिया जाता है ताकि एक ही एम्प्लॉय ज़्यादा पावर न गैदर कर सके। तीसरा प्रॉपर अथोराइजेशन, जिसमें हर ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल्स मैंडेटरी होते हैं। ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक्टिविटी बिना परमिशन के नहीं हो। फोर्थ है असेट की सेफगार्डिंग, जिसमें लॉक्स, पासवर्ड, इंश्योरेंस, स्टॉक रिकॉर्ड्स जैसे मेजर्स असेट को मिसयूज और थेफ्ट से प्रोटेक्ट करना होता है। फिफ्थ है इंडिपेंडेंट चेक्स, जैसे रिकंसिलिएशन, वेरिफिकेशन और ऑडिट्स, जो रेगुलरली एरर और इरेगुलरिटीज़ डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिंपल और क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोसीजर्स अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स होंगी तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज होंगे और लूपहोल्स क्रिएट हो जाएंगे। सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी से सिस्टम प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बन जाता है। ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही डिसाइड करता है कि ऑडिटर को कितनी डेप्थ तक चेकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी और अंडरस्टैंड करता है, मतलब मैनेजमेंट ने कैसे कंट्रोल डिज़ाइन किया है, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है, अप्रूवल कैसे मिलते हैं, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है। उसके बाद ऑडिटर इन कंट्रोल्स को इवेल्युएट करता है कि क्या ये कंट्रोल्स प्रैक्टिकली इफेक्टिव हैं, क्या ये एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। अगर ऑडिटर टेस्ट चेक करता है, यानी रैंडम बेसिस पर कुछ ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, ताकि चेक हो सके कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल प्रैक्टिस में भी सही काम कर रहा है या सिर्फ पेज पे स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग प्रूव होता है तो ऑडिटर उन पर रिलाई कर सकता है और फिर उसको इतनी डिटेल्ड चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे ऑडिट टाइम और कॉस्ट दोनों कम होते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल वीक मिलते हैं तो ऑडिटर को ट्रांजैक्शन का मोर डिटेल चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि फ्रॉड्स और एरर्स का रिस्क हाई होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर का काम आसान बनाता है, जबकि वीक कंट्रोल उसका वर्कलोड काफ़ी बढ़ा देता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए टाइम की कमी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले भी नहीं हैं, बट जितने मिले हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
पहला है रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज टू बी मेड बाय एन ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द सम्स इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। तो इसका आंसर है 1 करोड़ और अबव। देखिए कंपनीज एक्ट में ऑडिटर की रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन तब लगती है जब डिटेक्टेड फ्रॉड का अमाउंट काफ़ी सब्सटेंशियल हो। स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड 1 करोड़ या उसके ऊपर रखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो इसका आंसर है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑडिट इंगेजमेंट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन डिफाइन करता है। ये डिसाइड करता है कि ऑडिट किन की एरियाज पर फोकस करेगा और किस अप्रोच से चलना है। इसके बेसिस पर डिटेल्ड ऑडिट प्लान और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला है ऑडिट प्रोग्राम, ये इसलिए गलत है क्योंकि वो डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो फील्ड स्टाफ फॉलो करते हैं। ये स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से डिराइव्ड होता है। ऑप्शन डी देखिए ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान भी डिटेल्ड प्लानिंग डॉक्यूमेंट है, टाइमिंग, रिसोर्सेज, प्रोसीजर्स पर वो ओवरऑल स्ट्रेटजी का एक ऑपरेशनल ब्रेकडाउन होता है। इसीलिए क्वेश्चन जो सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन पूछ रहा है उसका सही लेवल ओवरऑल स्ट्रेटजी है। ऑप्शन सी में देखिए कंप्लीशन मेमोरेंडम दिया गया है, ये भी गलत है क्योंकि वो ऑडिट के एंड पर प्रिपेयर होता है, तो रिकॉर्ड, कंक्लूजन और फॉलोअप्स इनिशियल गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड इन द ऑडिट। तो इसका सही आंसर है प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए ऑडिटर का काम बुक प्रिपेयर करना नहीं होता, ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है ताकि पता चल सके कि जो बुक्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं या नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना ये हमने अकाउंटिंग में देखा था। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।